हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हमारा जो लगातार इडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स के हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं, आज मैं आपके लिए पुनः इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आया हूं। अब तक मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड 2 पार्ट आपको दे चुका हूं, 2 वीडियोस दे चुका हूं और आपने मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है और मैं जानता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इनको पढ़ते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले पुनः अपने स्टूडेंट्स को बता दूं जो कि मेरे वीडियोस लगातार फॉलो करते हैं कि एक तो मेरे 12th के स्टूडेंट्स जो 12th में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से, और दूसरे डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से BA सेकेंड ईयर के मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के सिलेबस की बात अगर मैं करूं तो उन दोनों के सिलेबस में इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स भी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है। अन्य जो भी आप कॉम्पिटिशन देने जाएंगे साहब, जहां एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश आना है, उनमें प्रोवर्ब्स भी आती हैं, चाहे वो जूनियर सुपर टेट की होने वाली परीक्षा हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सुपर टेट जूनियर हो, सभी में आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स आपका सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे इन वीडियोस को यदि आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं आपको कि इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं आपके लिए, जो लगातार कई वर्षों के पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे हो आपके, चाहे आपके एकेडमिक एग्जाम्स रहे हो, उन सभी में मैं ये जो इडियम्स दे रहा हूं, प्रोवर्ब्स जो मैं दे चुका हूं, वो लगातार आपके पूछे गए हैं और लगातार आए हैं। तो आप बस मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, लास्ट तक देखिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज लाइक भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, और अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। मतलब पार्ट 3 में इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि मैं तीसरा वीडियो आपको दे रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड। तो आज मैं पहला लेकर आया हूं आपके लिए इडियम, ए वाइल्ड गूस चेस। पहला लेकर आया हूं ए वाइल्ड गूस चेस, और इसका मीन्स होता है यूजलेस एडवेंचर। क्या मीन्स होता है? यूजलेस एडवेंचर। क्योंकि भाई ऐसा होता है, मैं समझाने के लिए अभी आपको हिंदी भी लिखूंगा, हिंदी भी समझाऊंगा, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे या आप एकेडमिक एग्जाम देने जाएंगे तो वहां आपको इडियम का मीन्स इंग्लिश में लिखना होता है, ना कि हिंदी में। तो इसलिए आपको इंग्लिश लिखना भी आवश्यक है, इंग्लिश जानना भी आवश्यक है। हाँ, बोलचाल की भाषा में किसी को समझाना हो या आपको खुद समझना हो तो हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए वाइल्ड गूस चेस मींस यूजलेस एडवेंचर, और अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे निरर्थक प्रयास। हिंदी में क्या कहेंगे साहब? निरर्थक प्रयास, यानी कि ऐसा कोई कार्य जिसका कोई अर्थ ना हो। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं तो साहब इनके यूज भी आते हैं, यानी कि वाक्य प्रयोग। तो ये वाइल्ड गूस चेस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूं। अगर आप BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको पीछे ले जाता हूं। तो हमने एक, अगर आपने यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास आउट है या मेरे जो स्टूडेंट जो अभी इंटरमीडिएट में है, तो आपका प्रोज का पहला चैप्टर है जिसका नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, और राइटर का नाम है ब्रूकर टी वॉशिंगटन। ब्रूकर टी वॉशिंगटन हमारे जब
एक नीग्रोस दिखाए गए हैं, अमेरिकन सिटीजन हैं, और नीग्रोस का मतलब होता है अश्वेत व्यक्ति। तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो वो वर्जीनिया पढ़ने जाते हैं, हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। तो जब वो अपनी माँ से ये कहते हैं कि साहब मुझे पढ़ने जाना है माँ, तो उनकी माँ ये सेंटेंस माँ के शब्दों में, माँ नहीं बोलती क्योंकि इसमें नैरेटर पूरा हमारा ब्रूकर टी वॉशिंगटन है, लेकिन माँ को ये लगता है कि उनका पुत्र जो है ही इज ट्राइंग अ वाइल्ड गूस चेस, यानी कि उनका पुत्र जो है एक निरर्थक प्रयास के लिए जा रहा है। तो यू कैन से द मीन्स ऑफ वाइल्ड गूस चेस इज टू अटेम्प्ट यूजलेस एडवेंचर, यानी कि निरर्थक प्रयास। क्या कहेंगे? निरर्थक प्रयास। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में अगर वाक्य प्रयोग करूं, यूज करके आपको बताऊं, तो मैं कह सकता हूं I tried to go to the Himalayas in winter is just like a wild goose chase for me. मैंने जो प्रयास किया था हिमालय पर जाने का, वो भी सर्दियों में, मेरे लिए कैसा रहा? वाइल्ड गूस चेस, यानी कि निरर्थक प्रयास। ठीक है साहब। अब हम लोग आते हैं दूसरा, मैं आपके लिए इडियम लेकर आया हूं, बहुत पूछा जाता है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग प्राय अपनी बोलचाल की भाषा में इसका यूज करते हैं, और इसको हम कहते हैं बैड ब्लड। अच्छा, ब्लड जो है इसका अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंस है साहब। कैसे? ब्लड शब्द क्लोजनेस भी दर्शाता है, और ब्लड शब्द जो है वो इनेमिटी भी दर्शाता है, दुश्मनी भी दर्शाता है। अगर मैं कह दूं गुड ब्लड तो दोस्ती, ठीक। अगर मैं कह दूं बैड ब्लड तो मीन्स क्या होगा? इनेमिटी, यानी कि दुश्मनी। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो इसको क्या कहूंगा? दुश्मनी। इनेमिटी यानी कि बैड ब्लड का मीन्स दुश्मनी। तो मैं कह सकता हूं, अगर इसका मैं वाक्य प्रयोग करूं तो मैं आप कह सकता हूं, बड़े अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे सामने है, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज बी इन बैड ब्लड। भारत और पाकिस्तान हमेशा किस स्थिति में रहते हैं साहब? उन्होंने कहा दुश्मनी की तरीके से। कैसे रहते हैं? दुश्मन की तरीके से, बैड ब्लड की तरीके से। और हमेशा इनमें क्या रहती है? उन्होंने साहब दुश्मनी रहती है। क्या रहती है साहब? दुश्मनी रहती है। ठीक। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अभी स्टूडेंट हैं, अपना स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो शायद आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस ना लगे, लेकिन अभी मैं आपको ये समझाता हूं तब आपको इंपॉर्टेंस लगेगी। ए मैन्स बेटर हाफ, तीसरा मैंने लिखा ए मैन्स बेटर हाफ, एक मनुष्य का आधा हिस्सा, एक व्यक्ति का, एक पुरुष का आधा हिस्सा। तो साहब हमारे हिंदी में एक शब्द कहा जाता है, कहते हैं अर्धांगिनी। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा अर्धांगिनी, बेटर हाफ। तो क्या कहेंगे हम? ए मैन्स बेटर हाफ, यानी कि अर्धांगिनी। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा वाइफ। वाइफ यानी कि, यहां में अगर इसको हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा अर्धांगिनी, और वैसे अगर कहूं तो उन्होंने कहा, क्या कह सकता हूं? उन्होंने कहा पत्नी। तो ये मेंस बेटर हाफ, एक पुरुष की अगर कोई बेटर हाफ होती है संसार में तो वो क्या है? उन्होंने साहब वाइफ, उन्होंने की पत्नी। तो मैं कह सकता हूं माई वाइफ, सॉरी, क्योंकि वाइफ अगर शब्द यूज कर दिया तो फ्रेज का यूज नहीं हो पाएगा, इडियम का यूज नहीं हो पाएगा। तो यदि मैं अगर ऐसे कहूं, अंजू इज बेटर हाफ ऑफ माई लाइफ, अंजू इज बेटर हाफ ऑफ माई लाइफ। तो अंजू मेरी अर्धांगिनी है। ठीक। तो बेटर हाफ ऑफ मैंस लाइफ हम कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम? अर्धांगिनी, यानी कि पत्नी या वाइफ। इज इट क्लियर? तो
तो ए बेटर मैन्स हाफ यानी कि अर्धांगिनी या पत्नी, और इंग्लिश में क्या मीन्स हुआ, वाइफ। नंबर 4 ए ब्लैक शीप। अब आप कहिए सर ए मीन्स एक, ब्लैक मीन्स काली और शीप मीन्स भेड़। भाई ए मीन्स एक, ब्लैक मीन्स काली, शीप मीन्स भेड़, यानी एक काली भेड़। तो साहब काली भेड़ से मतलब यहां नहीं है, भेड़ तो अलग अलग रंग की होती हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उनसे। यहां भेड़ से मतलब है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस को 2 पार्ट दे चुका हूं, आज तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, प्रोवर्ब के मैं 3 पार्ट आपको दे चुका हूं। तो मैंने आपको समझाया था और कहा भी था कि भैया इडियम्स और प्रोवर्ब्स ऐसी होती हैं जो जैसी लिखी होती हैं उनका अर्थ वैसा नहीं निकलता, अर्थ कुछ और निकलता है। तो ये ब्लैक शीप का अगर हम अर्थ बोले तो हम कहेंगे पर्सन विद ए बैड रेपुटेशन, पर्सन विद ए बैड रेपुटेशन यानी कि बदनाम व्यक्ति। ये ब्लैक शीप का हिंदी अर्थ क्या होगा साहब, तो मैं कह दूं बदनाम व्यक्ति। क्या होगा उन साहब, बदनाम व्यक्ति। ए ब्लैक शीप इंग्लिश मीन्स पर्सन विद ए बैड रेपुटेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रेपुटेशन खराब हो, और अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे साहब, बदनाम व्यक्ति। तो वाक्य प्रयोग की बात कर लीजिए तो हम कह सकते हैं साहब एक यूनिवर्सलिटी है संसार की कि एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, प्रत्येक परिवार में एक बदनाम व्यक्ति होता है। ठीक, आप उठा के देख लीजिए इतिहास, हिंदुस्तान में रहते हैं हम सब साहब, परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो ब्लैक शीप होगा, बदनाम व्यक्ति होगा। ठीक है साहब, और नहीं है तो एक्सेप्शन है, आप ईश्वर का शुक्रिया कीजिए इसके लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 5, लिखा है मैंने ब्लैक आर्ट। क्या लिखा है, ब्लैक आर्ट। ब्लैक का मतलब होता है काला और आर्ट का मतलब होता है कला। तो काली कला, तो भैया इस संसार में 2 प्रकार की कलाएं होती हैं, एक तो स्वच्छ कला और दूसरी काली कला, गोरी कला नहीं, स्वच्छ कला। स्वच्छ कला और काली कला अभी मैं डिफरेंस बताता हूं। तो इसका इंग्लिश मीन्स मैंने लिखा मैजिक और नेक्रोमेंसी, मैजिक और नेक्रोमेंसी, और अगर इसको हिंदी में लिख दूं तो साहब मैं कहूंगा काला जादू। क्या कहूंगा साहब, काला जादू। ब्लैक आर्ट यानी कि मैजिक और नेक्रोमेंसी, पक्का। ब्लैक आर्ट मीन्स मैजिक और नेक्रोमेंसी। अब इसको वाक्य प्रयोग करिए। तो मैंने अभी 2 प्रकार की आपको कलाएं बताई, एक स्वच्छ कला और एक काली कला। तो देखिए स्वच्छ कला वो कला जिसको करने की परमिशन हमने ईश्वर ने दी है, ठीक, जिसको करने की परमिशन ईश्वर ने दी। और काला जादू वो कला जिसको करने की परमिशन ईश्वर ने नहीं दी। मैं आपका 2 मिनट लूंगा मात्र, खासतौर से मेरे जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ जाएगा जब मैंने नेक्रोमेंसी शब्द यूज किया है तो इसका अर्थ क्या होता है। क्रिस्टोफर मार्लो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। उन्होंने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम है डॉक्टर फॉस्टर्स। एक साधारण सा बंदा है, बहुत इंटेलिजेंट है, कई विषयों में महारत हासिल कर ली उसने, और महारत हासिल करने के बाद उसकी प्रॉब्लम यह है वो बहुत महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है। उसकी महत्वाकांक्षा उसके मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाती है, वो कहता है मैंने इतने सब्जेक्ट पढ़े, इतना ज्ञान प्राप्त किया, लाभ क्या हुआ, मैं जब इन सभी विषयों का अध्ययन करने के बाद एक साधारण इंसान रहा। तो अपने 2 मित्र जो उसके हैं जो कि काले जादू को जानते हैं, उनके बहकावे में आकर वो नेक्रोमेंसी का अध्ययन करता है, काले जादू का अध्ययन करता है। काला जादू वह विद्या जिसको करने की इजाजत ईश्वर नहीं देते, बिकॉज नेक्रोमेंसी इज जस्ट अगेंस्ट द लॉज ऑफ गॉड। ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध होती है नेक्रोमेंसी। लेकिन फॉस्टर्स जो है वह नेक्रोमेंसी का अध्ययन करता है और परिणाम ये होता है साहब
कि इटर्नल डैमनेशन प्राप्त करता है, अनंत काल तक आत्मा को कष्ट भोगने के लिए वह अपनी छोड़ देता है, बेच देता है। ठीक है साहब, तो हम कह सकते हैं ब्लैक आर्ट यानी कि मैजिक, दूसरा नेक्रोमेंसी और हिंदी अर्थ काला जादू। तो हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ब्लैक आर्ट, हमें दूर रहना चाहिए साहब, कैसे? काले जादू से। अगला आता है हमारा 6 नंबर, ब्लैक डायमंड। क्या आता है साहब? ब्लैक डायमंड, काला हीरा। क्या आता है? काला हीरा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोल। और हिंदी अर्थ कोयल का क्या होता है? उन्होंने कहा साहब कोयला। हिंदी अर्थ क्या होता है? कोयला। तो ब्लैक डायमंड का मतलब कोयला, यानी कि काला हीरा, हिंदी अर्थ कोयला। तो अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं, इफ वी कंपेयर डायमंड और ब्लैक डायमंड, देन वी कैन से दैट ब्लैक डायमंड इज मोर यूजफुल देन डायमंड। अगर हम हीरे और काले हीरे यानी कि कोयले की बात करें तो हम कह सकते हैं कोयला जो है वो ज्यादा यूजफुल है, ज्यादा प्रयोगी है अपेक्षाकृत काय के साथ? उन्होंने कहा हीरे के। ठीक है ना? तो ब्लैक डायमंड उन्होंने क्या हुआ? कोयला। उसके बाद आता है 7 नंबर, ये बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड इंग्लिश मींस ए चम। इंग्लिश मींस क्या होता है? ए चम। और हिंदी अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा साहब प्रिय मित्र। क्या होता है? प्रिय मित्र। ये बॉसम फ्रेंड इंग्लिश मीन्स ए चम और हिंदी अर्थ प्रिय मित्र। तो आप किसी भी अपने मित्र का नाम लेकर कह सकते हैं, उनका राम इज माई बॉसम फ्रेंड, श्याम इज माई बॉसम फ्रेंड, सीमा इज माई बॉसम फ्रेंड, राधा इज माई बॉसम फ्रेंड। वॉट एवर यू टेक द नेम, जस्ट टेक द नेम and use the sentence is my bosom friend. Clear? नेक्स्ट आता है 8 नंबर पर कैपिटल एरर। कैपिटल एरर का मतलब होता है ग्रेट मिस्टेक। कैपिटल एरर अगर ये फ्रेज कभी भी यूज हो जाए आपके सामने तो आप ये समझ लीजिए कि इस एरर से बड़ी गलती नहीं है इस संसार में। तब उस गलती के लिए यूज होता है कैपिटल एरर और उसका परिणाम इंसान को भुगतना पड़ता है। तो उसको जब जजमेंट दिया जाता है तो उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। जैसे कि ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को बनाया, तो निर्माणकर्ता कौन? ईश्वर। ठीक? तो पैदा करने की ताकत ईश्वर में, तो मारने की ताकत भी किसमें? ईश्वर में। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते अगर आपने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी तो आप तो अपने आप को ईश्वर समझने लगे। तो आपने क्या कर दिया? कैपिटल एरर। क्या किया? कैपिटल एरर यानी ग्रेट मिस्टेक। और संवैधानिक तरीके से अगर आपको सजा मिलेगी तो क्या मिलेगी साहब? उन्होंने कहा कैपिटल क्राइम। और हिंदुस्तान में कैपिटल क्राइम का मतलब क्या? सॉरी, कैपिटल पनिशमेंट। और कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? टू बी हैंग टिल डेथ, यानी कि फांसी की सजा। तो कैपिटल एरर यानी कि ग्रेट मिस्टेक, किसी की हत्या कर देना, आप उसको सब कह सकते हैं कैपिटल एरर। और इसका दंड क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है ना? तो ही किल्ड हिज नेबर एंड इट इज हिज कैपिटल एरर। उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी और ये उसका क्या है? कैपिटल एरर यानी कि ग्रेट मिस्टेक। ठीक? तो ये मैंने इसमें अभी आपको आज समझाया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साहब। अब तक कैपिटल एरर तक पहुंच गए हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि हमने अभी कैपिटल एरर की बात की थी, इसी से संबंधित मैं आपको अगला लेकर आता हूं। फ्रेज
बात करें तो हम लेकर आएंगे 9 नंबर पर, उन्होंने साहब कैपिटल पनिशमेंट। क्या लेकर आए इसको? कैपिटल पनिशमेंट। अब प्रश्न वही उठा जो लगातार मैं आपको समझा रहा था, जब आपने कैपिटल क्राइम किया तो उसको क्या मिलेगा? कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। ठीक, तो कैपिटल पनिशमेंट क्या हुआ? अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका मतलब हुआ कैपिटल जजमेंट, और हिंदुस्तान के हिसाब से अगर बात करें तो इसको हिंदी अर्थ में क्या लिखेंगे? उन्होंने कहा फांसी। जब आप कैपिटल एरर करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? फांसी। तो ही किल्ड हिज नेबर एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स हिम कैपिटल पनिशमेंट। उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी और साहब कोर्ट ने उसके बदले उसको क्या दिया? फांसी की सजा दी, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पर 10 नंबर, एक चिकन हार्टेड फेलो। काय पर साहब? एक चिकन हार्टेड फेलो पर। अब इसका अगर हम बात मीन्स निकालें तो मीन्स निकलेगा ए टिमिड फेलो। क्या निकलेगा मीन्स? ए टिमिड फेलो। और अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो हम कहेंगे साहब डरपोक व्यक्ति। कभी भी फ्रेज में, इडियम में अगर चिकन शब्द आ जाए तो चिकन का मतलब होता है डरपोक। क्या मतलब होता है? टिमिड, और हिंदी अर्थ डरपोक यानी कि डरने वाला। तो एक चिकन हार्टेड फेलो, एक टिमिड फेलो, तो मैं कह सकता हूं मोहन सिंह इज अ चिकन हार्टेड फेलो। आप कोई दूसरा नाम ले सकते हैं, श्याम सिंह, राम भरोसे सिंह, महेश सिंह, अब्दुल खान, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जे चिकन हार्टेड फेलो कैसे व्यक्ति हैं? उनका डरपोक व्यक्ति हैं, यानी कि ये टिमिड फेलो है। ठीक है साहब। अब मैं लेकर आता हूं आपके लिए नेक्स्ट, लेकर आया हूं 11 नंबर पर। 11 नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ए कोल्ड रिसेप्शन। अब उन्होंने कहा ए का मतलब एक, कोल्ड का मतलब ठंडा, और रिसेप्शन का मतलब स्वागत। तो ए कोल्ड रिसेप्शन का मतलब हुआ ए रिसेप्शन वांटिंग इन लव, यानी कि फीका स्वागत। क्या कहेंगे इसको साहब? फीका स्वागत। अब उन्होंने कहा फीका स्वागत क्या हुआ साहब? तो फीका स्वागत को हम ये कह सकते हैं, सॉरी, फीके स्वागत को हम ये कह सकते हैं कि when first time my friend went in in-laws, he received a cold reception। जब पहली बार मेरा मित्र अपनी ससुराल गया तो उसको क्या मिला? फीका स्वागत। ये रिसेप्शन वांटिंग इन लव, यानी कि साहब स्वागत तो किया गया, आओ भगत भी हुई, लेकिन उसमें प्रेम की कमी थी, सिर्फ खाना पूर्ति थी। आइए, ठीक है साहब, बैठिए, खाइए और जाइए। ठीक, प्रेम कहीं नहीं था। ठीक, तब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक कोल्ड रिसेप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम 12 नंबर आपके लिए लेकर आया हूं, और वो है आपका क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या है? क्रोकोडाइल टीयर्स। जब मैं छोटा था तो मैंने खरगोश, सॉरी, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ और एक बंदर की कहानी पढ़ी थी साहब। तो
क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? उन सब पानी में, और टीयर्स बहाएगा तो कहाँ बहाएगा? उन्होंने पानी में। तो भैया ये बताओ, पानी में रहने वाला अगर आंसू बहाए तो क्या दिखेंगे आपको कि पानी है या आंसू? नहीं दिखेंगे। ठीक, तो जब नहीं दिखेंगे तो क्रोकोडाइल टीयर्स को अगर हम कहें तो हम क्या कहेंगे साहब? हम कहेंगे इनसिंसियर सोरो। क्या कहेंगे साहब? इनसिंसियर सोरो, इनसिंसियर सोरो, यानी कि दिखावटी क्या कहेंगे? दिखावटी आंसू। क्या कहेंगे? दिखावटी आंसू। तब हम ये सब यूज करेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। तो मैं कह सकता हूं ए वाइफ किल्ड हर हस्बैंड एंड शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स। एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद कैसे आंसू बहाए? दिखावटी आंसू बहाए, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स बहाए। ठीक है साहब। अब हम इसी क्रम में लेकर आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नेक्स्ट में लेकर आया हूं आपके लिए, वो है आपका ईगल आइड मैन। ईगल आइड मैन। अब आप समझिए साहब, कई ऐसे आपके निकल जाते हैं, आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जिनका अर्थ आप अगर अंदाज लगाकर निकालना चाहें तो लगा सकते हैं। ईगल क्या होता है आपका? बाज, आइड आंखें, और मैन यानी व्यक्ति। तो आप देखिए इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? उन्होंने कहा कीन ऑब्जर्वर। क्या कहा कि साहब कह दिया कीन ऑब्जर्वर, यानी कि ध्यान पूर्वक देखने वाला। क्या कहा? ध्यान पूर्वक देखने वाला, ध्यान पूर्वक देखने वाला। तो ध्यान पूर्वक देखने वाला ईगल आइड मैन मीन्स कीन ऑब्जर्वर, और हिंदी में मीन्स क्या हुआ? ध्यान पूर्वक देखने वाला। तो अगर हम इसको वाक्य प्रयोग करें, यूज की बात करें, तो हम कह सकते हैं ए गुड टीचर इज ऑलवेज हैज एन ईगल आइड मैन फॉर हिज स्टूडेंट। यानी कि एक अच्छा टीचर जो होता है वह अपने विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? ईगल आइड मैन, यानी कि कीन ऑब्जर्वर, उनको ध्यान से देखने वाला व्यक्ति जो कि उनकी प्रत्येक एक्टिविटी पर नजर रखता है। उसके बाद हम लोग और इडियम्स की बात करते हैं कुछ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लगातार कह रहा हूं आपको कि अगर आप मेरे इन इडियम्स को ध्यान पूर्वक इनके अर्थ को समझेंगे, देखेंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि कई इडियम्स आपको इनमें से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है ना? बस आपको इतना करना है कि लास्ट तक देखना है साहब। और वो क्या है? जैसे 14 नंबर पे मैं लेकर आया, बाई फेयर मीन्स और फाउल। बाई फेयर मीन्स और फाउल। अब इसका अगर हम हिंदी मतलब उसका मीन्स निकालें अगर, तो हम कह सकते हैं कि साहब कहेंगे बाई एनी मीन्स। इसको अगर इंग्लिश मीन्स हम बोले तो क्या कहेंगे साहब? बाई एनी मीन्स, यानी कि बाई फेयर मीन्स और फाउल। बाई फेयर मीन्स और फाउल मीन्स बाई एनी मीन्स, यानी कि उचित या अनुचित तरीके से। उचित या अनुचित
तरीके से, तब हम कहेंगे बात बाय फेयर मीन्स और फाउल बाय एनी मीन्स, यानी कि उचित या अनुचित तरीके से। तो अगर इसको वाक्य प्रयोग की बात करें तो हम कह सकते हैं एट प्रेजेंट टाइम एवरी ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू अर्न मनी बाय फेयर मीन्स और फाउल। आज के वर्तमान समय में हर व्यक्ति पैसा कमाने में लगा है, कैसे, चाहे वो उचित तरीका हो या अनुचित तरीका हो साहब। तो बाय फेयर मीन्स और फाउल का मतलब हुआ बाय एनी मीन्स। अब अगर मैं आज की वीडियो के 15 नंबर की बात करूं तो मैं कह सकता हूं फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर में सुखद, वेदर में मौसम, फ्रेंड में मित्र, सुखद मौसम का मित्र। तो भैया जो मित्र सुखद मौसम का होगा उसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रेंड। क्या कहेंगे साहब, फॉल्स फ्रेंड, यानी कि झूठा मित्र। क्या कहेंगे साहब, झूठा मित्र। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, झूठा मित्र। ऑलवेज की फ्रेंड, हमेशा मित्र बनाए रखिए, बट ऑलवेज बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड। मित्र हमेशा बनाए रखिए लेकिन हमेशा बीवेयर रहिए, इनसे, उन्होंने साहब झूठे मित्रों से। कैसे, फेयर वेदर फ्रेंड से। क्योंकि फेयर वेदर फ्रेंड के लिए एक बात और कही जाती है, दे आर योर फ्रेंड्स टिल योर पर्स हैज पावर। वे तब तक आपके मित्र होते हैं साहब जब तक आपके पास पर्स में पैसा होता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुल मिलाकर 15 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए, उनके इंग्लिश और हिंदी दोनों अर्थ भी समझाए, उनके वाक्य प्रयोग भी आपको समझाने का प्रयास किया, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए और भी समय समय पर लाता रहूंगा। और ये जो वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं, मैं फिर से पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ये सभी आपके सिलेबस से संबंधित हैं। चाहे आप यूपी टेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट हो, चाहे प्राइमरी सुपर टेट के स्टूडेंट हो, चाहे मेरे इंटर के स्टूडेंट हो, 12th के, और चाहे वो मेरे स्टूडेंट काय के हो, उन्होंने कहा साहब बीए सेकेंड ईयर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उन सभी के लिए ये मेरा ये वीडियो है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।